हेलो एवरीवन, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हमारी जो 10th क्लास की सिविक्स की जो सीरीज चल रही थी, जिसका हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। दूसरा चैप्टर जिसका नाम था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था बेटा, बस एक लास्ट वीडियो बचा था और लास्ट टॉपिक बचा था इसमें, जो था आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो आज वही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस देखेगा और उस वीडियो चैप्टर को कंप्लीट करेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट आपका टॉपिक जो इसमें बचा था, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कैसे कैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम अडॉप्ट हुआ हम देख चुके थे। फेडरल सिस्टम क्या होता है, क्या इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं, इंडिया ने फेडरल सिस्टम में क्या दो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल थे या फेल थे, वो हम सारा ही चीजें आपकी देख चुके हैं। चलिए अब हम आपका देखते हैं इंडिया जैसे वास्ट कंट्री जहां पे 140 यानी कि 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, उस कंट्री में फेडरलिज्म कैसे रन करता है और उस कंट्री में कैसे हमने पावरों को डिसेंट्रलाइज किया। हमारा सबसे पॉलिटिकल यूनिट, जो सबसे छोटा पॉलिटिकल यूनिट होता है, वो विलेज होता है। विलेज लेवल पर कैसे हम आपका पावरों को लेके गए, कैसे हमने पावर शेयरिंग करी, और विलेज भी जो आपका सबसे छोटा पॉलिटिकल यूनिट होता है वो भी इंडिया में पार्टिसिपेट करता है। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में उसे भी कुछ पावर दे रखी है। तो अब देखिए, आप देखना यहां पे क्या होगा, व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देना, उसका एक सेंटर बना देना, है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब आप पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाते हो, मतलब वो जो सेंटर था पावर का, वहां से पावर आप निकाल के दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट, दूसरी जगह वहां पे देते जाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो जहां पावर सेंटर से निकाल के, सेंटर से लेके हम लोग लोकल गवर्नमेंट को देते जाते हैं, वो आपका क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। आपके फेडरलिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और इसी का अगर उल्टा हो जाए, मतलब आपका पावर एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाए, पावर का एक सेंटर बनना शुरू हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा था यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल जो कहां था, आपका श्रीलंका में। तो श्रीलंका में आपका यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, और आपका इंडिया में एग्जिस्ट करता है फेडरल सिस्टम, जहां पावर को डिसेंट्रलाइज या डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पहले 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, अभी आपका तीसरे पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब यहां पे ये बोल रहा है कि सर रीजन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करें, हम लोकल गवर्नमेंट को पावर आपका प्रोवाइड करना या उन्हें पावर देना हम क्यों शुरू करें। तो बेटा यहां पे रीजंस दे रखे हैं। देखो पहला रीजन क्या दे रखा है, बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपका यूपी में रहता हूं या मैं किसी पर्टिकुलर सिटी में रहता हूं, तो वहां के जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उस वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूंगा, मुझे उन सारी चीजों की ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी। और मुझे नॉर्थ ईस्ट की तरफ या जो हिली एरियाज हैं वहां के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं वहां पर नहीं रहता। वहां के लोकल नीड्स जो हैं, वहां के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मैं बिल्कुल आपका वो नॉलेज मुझे नहीं होगी। तो जब मुझे वो नॉलेज नहीं होगी तो मैं उन एरियाज को प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। दूसरा रीजन क्या दे रखा है, हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ मैनेजिंग थिंग्स मोर एफिशिएंटली। जाहिर सी बात है बेटा, आप देखो जो लोग आपके हिल्स में रहते हैं, जो लोग हिल्स में रहते हैं, उन्हें पता है कि वहां के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उन्हें इफेक्टिवली पता है कि अगर पैसा जो मिलेगा, अगर गवर्नमेंट से जो पैसा मिलेगा, उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है। अगर कोई रिवर के पास रहता है तो उन्हें पता है कि रिवर्स पे आपका ब्रिजेस बनाने की जरूरत होगी, आपके कम्युनिकेशन या उसके लिए ट्रेवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रिजेस की जरूरत होगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट में जहां प्लेन की, जहां आपके जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जहां प्लेन वाला एरिया है, वहां उतने ब्रिजेस की जरूरत नहीं होगी। तो हर एरिया की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, और उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसा कहां खर्च करना है, कौन से एरियाज में पैसा खर्च करने से ज्यादा फायदा होगा, वो लोकल्स में ज्यादा आपका नॉलेज होती है उससे रिलेटेड। ठीक है।
at the local level, it is possible for the people directly participate in decision making. और अब जब मुझे ज्यादा नॉलेज है मेरे एरिया की, किसी और पर्सन को नॉलेज है उसके एरिया की, तो जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा तब डिसीजंस की इफेक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी. तो लोकल्स आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, इस वजह से भी आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपका फेडरलिज्म की. लोकल गवर्नमेंट, it is the best way to realization of one's importance principle of democracy and namely the local self government. तो वो बोल रहा है कि लोकल गवर्नमेंट में जब आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोल रहे थे, जब आप फेडरलिज्म की बात कर रहे थे, तो यहां फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है. डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. जब आप लोकल्स को पावर देते हो, जब उनका इंपॉर्टेंस या उनको आपका पावर मिलेगी, तो वो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे. और डेमोक्रेसी का बेटा मेन कंसेप्ट ही वही था कि जहां पे लोग मतलब जो लोग हैं वो अपने आप को ढंग से एडमिनिस्टर कर पाए, उसके लिए जो एक सिस्टम था वो क्या था आपका डेमोक्रेसी. ठीक है, तो चलिए, तो आपको समझ में आया कि डिसेंट्रलाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंडिया जो है आपने उसमें एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट और इंक्लूड किया. अब तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता था, अब आपका लोकल गवर्नमेंट भी इंक्लूड होना शुरू होंगे. ठीक है, चलिए, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट थे ना, या जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन था, ये आपका इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज तो किया था. कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो है वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन या पंचायती राज की बात करता है. तो मतलब वो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है. लेकिन ये जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, वो उतना इफेक्टिव नहीं था. मतलब जो आपने स्टेप्स लिए थे वो बहुत ज्यादा लिमिटेड स्टेप्स थे जो आपने लिए थे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए. कैसे लिमिटेड थे बेटा, मैं बताता हूं. देखो, जब भी फेडरेशन होता है तो हम बोलते हैं कि आपका लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो भी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, उस पर किसी दूसरे गवर्नमेंट का मेजर कंट्रोल नहीं होगा. लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या था, जो पंचायत थे, म्युनिसिपैलिटीज थी, ये अंडर आती थी किसके, स्टेट गवर्नमेंट के, है ना. ये किसके कंट्रोल में आती थी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी, ये इंडिपेंडेंट नहीं थी. तो देखो, फेडरल फीचर यहां पे फॉलो नहीं हो रहा, वो आपके इंडिपेंडेंट नहीं है, यूनिटरी फीचर की तरफ आपका ये जा रहा है. इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट टू बी हेल्ड रेगुलरली. रेगुलर इलेक्शन नहीं होंगे, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होगा, उसका डोमिनेंस बढ़ जाएगा. तो यहां पे फिर आपका जो फेडरल फीचर है वो फेल होगा, फेडरल फीचर आपका यहां पे नहीं फॉलो होगा. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव पावर और रिसोर्सेज ऑन ऑफ देयर ओन. तो लोकल गवर्नमेंट पे अपने कोई पावर्स नहीं थे, अपने कोई रिसोर्सेज नहीं थे. जब पावर और रिसोर्सेज नहीं है तो वो किसके कंट्रोल में काम करेंगे, आपका स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करेंगे. तो यहां पे भी आपका जो फेडरल फीचर है वो आपका फॉलो नहीं होगा. दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स. आपने एक गवर्नमेंट तो बनाया था, लेकिन क्या उस गवर्नमेंट को आपने पावर दिया, क्या उस गवर्नमेंट को आपने रिसोर्सेज दिए? जब आप उसने उस गवर्नमेंट को पावर या रिसोर्सेज नहीं दिए तो क्या ये प्रॉपर फेडरल फीचर जो हम चाहते थे वो फॉलो हुआ? नहीं हुआ. इसकी वजह से क्या होगा, आपका यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो इनिशियली किया तो था लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था. लेकिन बाद में ये डिसेंट्रलाइजेशन जो आपका रियल में एग्जिस्ट करना शुरू करता है वो 1992 से करता है. मतलब ऑलमोस्ट 1947 से आपने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया, लेकिन 1947 से 1992 तक वो एक इनइफेक्टिव सिस्टम रहेगा. और बाद में जब 1992 में आपका अलग से पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक पार्ट बना दिया जाएगा जो स्पेसिफिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए होगा. तो वहां से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके स्ट्रेंथन होंगे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा और उनकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी. तो जब उनकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडिया का फेडरल सिस्टम जो है वो और स्ट्रेंथन होगा. ठीक है, अब देखिए, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना तो पहले आपका क्या हुआ करता था, 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था. हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया और हमने 3rd टियर जो है वो ऐड किया. और 3rd टियर जब ऐड किया तो डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव.
तो डेमोक्रेसी क्या होगी, आपकी और ज्यादा पावरफुल होगी और ज्यादा इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव क्यों होगी, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोकल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो डेमोक्रेसी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपका डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है, लोगों का आपका नॉलेज, लोकल जो आपके पीपल्स होंगे वो ऐड होंगे, उन्हें लोकल एरिया की ज्यादा नॉलेज होगी, तो आपकी डिसीजन मेकिंग और ज्यादा इफेक्टिव होगी, तो डेमोक्रेसी आपका और भी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो आपका अभी 3 टियर हमने पहले एक वीडियो में देखा था, सेकंड वाले वीडियो में देखा था आपने, जहां पे हमने देखा था फेडरलिज्म इन इंडिया। वहां पे हमने देखा था एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद यहां पे तीसरा लेवल जो होता है वो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है वो आपका अर्बन अर्बन एरिया में आपका अलग होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और रूरल एरियाज में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है वो अलग होता है। तो अर्बन और रूरल, रूरल यानी कि विलेज वाले लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलग होता है, और अर्बन में आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलग होता है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका बना। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सर क्या क्या पावर दिए गए थे? सर हमने बोला जितने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा उनके लिए रेगुलर इलेक्शन होंगे। रेगुलर इलेक्शन होंगे मतलब आपका सिस्टम आपका रेगुलराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो आपके उन्हें मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि वहां पर रेगुलर इलेक्शन हो लोकल बॉडीज के लिए। लोकल बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शन मतलब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लोग बार बार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं वैसे ही लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, तो किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी पर्सन की ऑटोनॉमी नहीं चल पाएगी। जो आपका इफेक्टिवली काम करेगा वो आपका दोबारा से री इलेक्ट होकर आएगा, जो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा वो आपका दोबारा री इलेक्ट होकर नहीं आएगा। तो इससे आपका फेडरल सिस्टम या वेलफेयर जो है वो आपका प्रमोट होगा। अगली चीज क्या है? रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जितने भी आपके शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं और आपका ओबीसीज होते हैं, उन सब के लिए आपने सीटें रिजर्व करी। मतलब यहां पे डिफरेंट कम्युनिटीज जो होती हैं उन डिफरेंट कम्युनिटीज को आपने बोला कि हम आपके लिए सीटें रिजर्व करेंगे, जिससे डिफरेंट कम्युनिटीज का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में वो इंक्रीज होगा। ऑल्दो आपने विमेंस के लिए भी 1/3 सीटें जो है वो रिजर्व करी, है ना। विमेन्स भी जो होंगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनके लिए भी आपकी 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। मतलब आप विमेन्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो पावर शेयरिंग में क्या था? हम डिफरेंट कम्युनिटी लेवल पे हमने 3 टाइप की गवर्नमेंट पढ़े थे ना, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, है ना, कम्युनिटी में पावर शेयरिंग। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो पढ़ा था, तो यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज को बोला जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करो किसमें? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। और यहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है डिफरेंट कम्युनिटीज में, जिससे आपका फेडरल फीचर और भी स्ट्रेंथन हो रहा है, और भी फेडरल फीचर को यहाँ पे आपका सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जो आपके बने, अब यहां पे देखो अलग से आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया। ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अलग रहेगा, जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा उसके इलेक्शन के लिए आपने अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट द पंचायती राज एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। अलग से एक इलेक्शन कमीशन बना दिया ताकि वो उनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराए, और एक इंडिपेंडेंटली वो इलेक्शन आपके विदाउट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपके इलेक्शंस हेल्ड हो। ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आपने बोला कि जब आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाओगे और उन्हें अगर रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं होंगे, वो फाइनेंशियली ऑटोनोमस नहीं होंगे, तो उनकी वर्किंग भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इस वजह से उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपने अलग से स्पेसिफाई किए। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखो कितना आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मिलेगा, ये तो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। मतलब हर स्टेट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आपका इक्वल अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिलेगा या इक्वल परसेंटेज ऑफ मनी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मनी मिलेगा। जितना भी पैसा मिलेगा, जितना भी आपको मनी मिलेगा, उससे आप अपने फंक्शंस को ऑटोनोमसली रन कर सकते हो, आप अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकते हो, आप अंडर नहीं रहोगे, आप कंट्रोल नहीं रहोगे किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। और जब आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपकी फंक्शनिंग ज्यादा इंप्रूव होगी और आपका फेडरल फीचर जो है वो फॉलो हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि कैसे यहां पे फेडरल लग रहा है कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन होने से इंडियन फेडरेशन को
कैसे स्ट्रेंथ मिल रही है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलो, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने दो टाइप के देखे थे। पहला क्या था आपका, पहला था रूरल, पहला था आपका रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो रूरल जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसमें 3 टीयर होते हैं। पहला टीयर क्या होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, पहला टीयर क्या होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। उसके बाद आपका ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, ठीक है। उसके बाद आपका विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। तो ये 3 टीयर होते हैं आपके, कहां पे, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम क्या बोल रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कहां के लिए, रूरल्स के लिए, रूरल एरिया के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपका जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होगा, ब्लॉक लेवल पर आपका पंचायत समिति होगी और विलेज लेवल पर क्या होगा, ग्राम पंचायत। कुछ विलेज के क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, और कुछ ब्लॉक के क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, है ना। तो यहां पे हर लेवल पे आपका एक गवर्नमेंट होगी। तो पंचायती राज, पंचायत कहां होगी, विलेज लेवल पर, पंचायत कहां होगी, विलेज लेवल पर। विलेज लेवल पर आप क्या करोगे, तो पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। बेटा ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा जितने भी आपके ऑल वोटर्स होते हैं, जितने भी आपके रजिस्टर्ड वोटर एक गांव में होते हैं, उस गांव के रजिस्टर्ड वोटर की जो आपका ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। तो ग्राम सभा के मेंबर कौन है, सारे जो आपके रजिस्टर्ड वोटर हैं वो किसका पार्ट होते हैं, आपका ग्राम सभा का। और ग्राम सभा के अंडर वर्क करता है आपका क्या, पंचायत। तो पंचायत जो होता है वो किसके लिए होगा, विलेज लेवल पर होगा। पंचायत किसके अंडर वर्क करेगा, ग्राम सभा के अंडर। ग्राम सभा क्या होता है, रजिस्टर्ड वोटर का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्राम सभा। और यहां पे बोला गया कि जो ग्राम सभा है ना, मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ये ग्राम सभा क्या करेगा, ग्राम सभा आपका कम से कम साल में 2 से 3 बार मीटिंग करेगा। मीटिंग करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या बजट होगा जो ग्राम पंचायत को मिलेगा, ग्राम पंचायत कैसे कैसे आपका कैसे कैसे बजट को यूटिलाइज करेगी, और बाद में चेक भी करेगा उनकी परफॉर्मेंस चेक करेगा। मतलब क्या वो बजट जो हमने एलोकेट किया था क्या वो प्रॉपरली यूज हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आपका कौन देखेगा, ग्राम सभा। कहां पे होगा, विलेज लेवल पे, पंचायती राज में। और वहीं पे जब कुछ विलेजेस का हम क्लस्टर कर देंगे, कुछ विलेजेस को हम यूनियन कर देंगे, तो वो यूनियन या ग्रुप ऑफ विलेजेस, कुछ विलेजेस को हम ग्रुप टुगेदर कर देंगे तो क्या बनेगा, आपका ब्लॉक बनेगा, है ना, ब्लॉक या मंडल बनेगा। और ब्लॉक या मंडल पे क्या होगा, आपका पंचायत समिति। तो पंचायत समिति किस लेवल पे होगी, सर कुछ विलेजेस को क्लस्टर कर देंगे, कुछ विलेजेस को मिला के जब हम ग्रुप बना देंगे तो उसके लिए होगी आपकी पंचायत समिति। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो ये जो पंचायत थी ना, पंचायत, इस पंचायत के जो मेंबर्स होंगे वो पंचायत के मेंबर, जिसे हेड करेगा सरपंच। देखो यहां पे दोबारा से देखना, ये जो पंचायत है ना, पंचायत जो होगा वो विलेज में होगा, विलेज में, और इसमें 2 होंगे, एक तो मेंबर होंगे और इसका चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन को हम क्या बोलते हैं, सरपंच। चेयरपर्सन को हम क्या बोलते हैं, सरपंच। तो ये जो मेंबर होंगे ना पंचायत के, ये पंचायत के मेंबर आपका मिलकर वोट करेंगे और इलेक्ट करेंगे आपका किसे, पंचायत समिति को। ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस है, तो कई सारे विलेज के आपके मेंबर ऑफ पंचायत होंगे, वो मिलकर इलेक्ट करेंगे आपका क्या, पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पर जो आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। और इससे ऊपर क्या था, मतलब ब्लॉक्स से मिलकर क्या बना था आपका जिला, है ना, डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे जिला परिषद कहां पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, होगा जिला परिषद। ऑल द पंचायत समितिज, है ना, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड अ जिला परिषद। समझ में आया। देखो दोबारा से देखो, ग्राम या विलेज,
विलेज को ग्रुप किया तो हमने क्या बनाया आपका ब्लॉक, ब्लॉक है ना, ब्लॉक जिसे अब क्या था पंचायत समिति, पंचायत समिति। और ब्लॉक्स को हमने यूनाइट किया या मर्ज किया, क्लस्टर किया तो क्या बना आपका जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ये क्या है जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, ये समझ में आया कि ग्राम या विलेज से मिलकर बना ब्लॉक, ब्लॉक से मिलकर बना आपका डिस्ट्रिक्ट। तो ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड अ जिला परिषद। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, ज्यादातर मेंबर जो होंगे जिला परिषद के वो क्या होंगे इलेक्टेड होंगे, बट कुछ मेंबर इलेक्टेड नहीं भी होंगे, जैसे मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट and some other officials of other district level bodies are also member of are also its member। मतलब वो जो जिला है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां से कुछ एमएलएज भी होंगे, वहां से कुछ एमपी भी होंगे। तो वो एमएलए, वो एमपी और जितने भी लोकल बॉडीज होंगे उनके जो मेंबर्स होंगे वो भी पार्ट होंगे किसके जिला परिषद के। तो जिला परिषद में कुछ मेंबर आपके इलेक्टेड होंगे और कुछ मेंबर आपके नॉमिनेटेड या अलग से इलेक्टेड होंगे, है ना, जो कुछ पार्टिसिपेंट मेंबर होंगे आपके। ठीक है, तो जिला परिषद परिषद होगा, कुछ डायरेक्टली इलेक्ट होगा, कुछ आपके अलग से मेंबर होंगे जो भी जिला परिषद का हिस्सा होंगे। जिला परिषद चेयरमैन, चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, है ना। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है वो एक पॉलिटिकल हेड होगा किसका जिला परिषद का, पॉलिटिकली इलेक्ट हुआ है तो वो पॉलिटिकल हेड होगा आपके जिला परिषद का। और सिमिलर टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपको रूरल्स में मिलती है, ऐसी ही लोकल गवर्नमेंट आपको अर्बन एरियाज में भी मिलती है, अर्बन एरियाज यानी कि सिटी में भी मिलती है। और सिटी में ये जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं आपका म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। डिफरेंस समझना, जितने भी बड़े सिटीज हैं, बड़े सिटीज में क्या होगा सेटअप फॉर टाउन क्या होगा म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज क्या होंगी स्मॉल सिटीज के लिए, टाउन्स के लिए। और जितने भी बड़े सिटीज होंगे बिग सिटीज कॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज के लिए जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और छोटे सिटीज जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है उनके लिए क्या होंगे आपके म्युनिसिपैलिटीज। इसी तरीके से और भी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं आपके अर्बन पे। ठीक है, both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people or people's representatives। वही है कि यहाँ पे जो मेंबर होंगे चाहे म्युनिसिपैलिटी हो चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, इलेक्टेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। द चेयरपर्सन है ना, म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी, है ना। म्युनिसिपैलिटी में जो आपका इलेक्टेड हेड होगा वो चेयरपर्सन होगा, पॉलिटिकल हेड होगा म्युनिसिपैलिटी का। और द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच ऑफिशियल इज नोन एज मेयर। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो आपका क्या कहलाता है मेयर। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो दिल्ली में आपके मेयर होते हैं, जहां पे म्युनिसिपैलिटी होती हैं वहां पे मेयर एग्जिस्ट नहीं करते, उनके चेयरपर्सन के अलग से आपने कोई नाम नहीं दिया, आपने केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर या हेड आपने चेयरपर्सन के लिए अलग से नाम दिया मेयर। तो जो मेयर होगा वो इलेक्टेड हेड होगा किसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो ये समझ में आया, एक तरफ आपने अर्बन गवर्नमेंट के एग्जांपल देखे, एक तरफ आपने रूरल गवर्नमेंट के एग्जांपल देखे, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और अर्बन गवर्नमेंट के देखे आपने म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वो जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, वो पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में आपका यूज हो गया। ठीक है, चलिए तो आपका यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि क्या आपने जो ये नया सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लोकल गवर्नमेंट का जो नया सिस्टम अडॉप्ट किया, क्या उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या आपके उसके इफेक्ट्स आए। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है बेटा डेमोक्रेसी में, इतनी ज्यादा पावर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में किसी भी आपके नेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी गई है जितना इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है। डिफरेंस देखो क्या हुआ, almost 36 lakh elected representative in the panchayati raj and municipalities all over the country। ऑलमोस्ट 36 लाख आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत सारी कंट्रीज की तो पॉपुलेशन ही बेटा 36 लाख से कम है। बहुत सारी कंट्रीज में जितनी पॉपुलेशन नहीं है
उतने आपके यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो देख रहे हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितने बड़े लेवल पर चला गया। पावर आपका 1-2% में नहीं, 1-2 कम्युनिटीज में नहीं, आपके 36 लाख पीपल हैं जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट आपने करी है, जहां शेयरिंग ऑफ पावर क्या है। तो इस वजह से इंडिया को क्या बोला जाता है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड है आपका इंडिया। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों है कि आपने सबसे ज्यादा लोगों में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जितना लोगों का पॉपुलेशन नहीं है कंट्रीज का, उतना आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बहुत से आपके कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन से ज्यादा आपके मेंबर हैं जो जहां पे आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड डीपन द डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो आपने दिया है, इसकी वजह से क्या है, आपका जो डेमोक्रेसी है वो और भी डीपन हुई है और भी स्ट्रांग हुई है ना। इट हैज आल्सो इंक्रीज द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन द डेमोक्रेसी। आपने वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से वुमेन्स की पावर इंक्रीज हुई, वुमेन्स की कंडीशन, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उनकी वॉइस जो है वो आपका डेमोक्रेसी में आएगी, वो अपनी बात को रख पाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी जो एस्पिरेशंस हैं उन्हें आपका वो शेयर कर पाएंगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर जो था, जो फेडरलिज्म था, वो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सारी ही चीजें हमने चैप्टर की बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझी हैं। आप आराम से वीडियो देखेंगे, आपको एक बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग खत्म करते हैं। आपका बेटा टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप सेंटर विजिट करिए डायरेक्ट, या आपको कोई क्वेरी है तो ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉल करके आप जितनी भी रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे थर्ड चैप्टर में।